everyone, welcome to Sunya IAS. In this series, we are now at chapter number 3 from the book M. Lakshmikant. The series is Revise Prelims through MCQs. So, those who don't know, मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ, ये वीडियो सीरीज के द्वारा हम पूरी एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है इंडियन पॉलिटी उसको रिवाइज करेंगे, उसके जो कॉन्सेप्ट्स है उसको समझेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन भी समझेंगे। बिकॉज अपना जो यूपीएससी का एग्जाम है उसमें कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन पूछते हैं। ओके, सीधे क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे। यू विल हैव टू अप्लाई योर ब्रेन एंड यू विल हैव टू रीच एन आंसर। तो गाइज आज का जो है चैप्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। UPSC is asking more fundamental questions, more questions which require clarity of concepts, और ये चैप्टर से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए फटाफट MCQs देखते हैं और साथ साथ में चीज़ें याद करने की बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स और टिप्स दिखाऊंगी मैं आपको, और MCQ सॉल्व करने के भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके हम देखेंगे ये क्लास में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिविजन क्लास है, थोड़ा स्पीड रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, India is a republican polity by virtue of which of the following reason? ठीक है, whenever you are looking at a question, भाई कीवर्ड को बॉक्स बना लो कि भाई रिपब्लिकन पॉलिटी क्यों बोलते हैं इंडिया को। ओके, सबसे पहले देर इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कि भाई ऑल अडल्ट कैन वोट, इसलिए ठीक है। आई एम गोइंग टू पुट क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पे कोई हेरिडिटरी एलिमेंट्स नहीं है अपनी पॉलिटी में, इसलिए कि देर इज एन इलेक्टेड हेड, इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट अमंग्स देमसेल्व्स, इसलिए। या द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक चीजें समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो यार ये पॉलिटी क्या है, हम लोग इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ा नहीं पढ़ा करते रहते हैं। पॉलिटी इज लाइक एक ग्रुप है, ठीक है, ऑफ पीपल, एक लैंड है जो इनका है और ये उसको गवर्न कैसे करते हैं, ठीक है, ये उसको गवर्न कैसे करते हैं, इसे बोलते हैं पॉलिटी। अब अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ पॉलिटी, कैसे रूल करेंगे, तो उसमें से दो चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। एक है मोनार्की, ठीक है। कौन से बेसिस पे ये मोनार्की और रिपब्लिक डिसाइड होता है कि भाई कौन कौन है जो इसको रूल कर रहा है, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन बनेगा, कैसे बनेगा। सो ये जो मोनार्की वाला सिस्टम है ये हमने यूके में देखा हुआ है। ये मोनार्की वाले सिस्टम में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, वो हेरिडिटरी पोजीशन होती है कि आज राजा है, किंग है, उसका बेटा जो प्रिंस है वो आगे जाके किंग बनेगा। एंड ये जो हेड ऑफ द स्टेट वाली पोजीशन है वो कॉमन लोगों के लिए ओपन नहीं है। देयर इज अ स्पेशल प्रिविलेज क्लास, है ना, बाय बर्थ बाय लीनिएज, जो रूल करेगा इस लैंड को। वेरेज इन रिपब्लिक क्या होता है भाई, इलेक्टेड होता है हेड ऑफ द स्टेट, और द ऑफिस ऑफ हेड ऑफ द स्टेट इज ओपन फॉर ऑल पीपल, है ना। अपने यहाँ पे ऐसा है ना, इफ यू सी द एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अ फिशरमैन्स सन becoming president is the best example of India being a republic. रिपब्लिक का मतलब ये भी होता है that the power of ruling is vested in the hands of the people, ठीक है। पॉलिटिकल सोवर्निटी जो है इट इज इन द हैंड ऑफ पीपल एंड नॉट एनी वन इंडिविजुअल, जबकि मोनार्की में क्या होता है, इट इज इन द हैंड्स ऑफ वन इंडिविजुअल। नाउ आई होप आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही है। अब देखते हैं कि भाई ये रिपब्लिकन है, हमको पता चल गया। वोटिंग वाली कोई बात हुई नहीं, इलेक्टेड पार्लियामेंट ये वो बात चली नहीं चली, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स वाली बात चली नहीं चली, नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स इन अवर पॉलिटी, एग्जैक्टली। सो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा बी कि भाई कोई भी हेरिडिटरी एलिमेंट्स,
कोई अगर प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो संतान है वो आगे जाके वही पोजीशन पर बैठे। इलेक्शंस होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो चलिए, ओके नाउ हमारे जो बुक है एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी, उसके अंदर देर आर 19 salient features that are listed। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे पूरे से पढ़ें, बट जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। से फॉर एग्जांपल एक फीचर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऐसा क्यों है, तो इसके चार फैक्टर्स लिखे गए हैं एंड दे आर वेरी लॉजिकल। सी फर्स्ट ऑफ ऑल जियोग्राफिकल रीच जो है ना, जियोग्राफिकल एक्सटेंट जो है इंडिया का वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग एरियाज को अकोमोडेट करने के लिए, वास्टनेस और डाइवर्सिटी जो है उसको अकोमोडेट करने के लिए ये बड़ा हो गया है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा लेंदी हो गया है। दूसरी चीज़ हिस्टोरिकल फैक्टर्स, मतलब क्या, एक्ट ऑफ 1935 जो था इट वॉज वेरी बल्की एंड 70% ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय इट। दूसरी चीज़ हमने आपने सुना होगा यूएसए जो है इट हैज़ द शॉर्टेस्ट, है ना, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान यूएसए का है। क्यों? क्योंकि यूएसए में केंद्र का संविधान अलग है और हर स्टेट का संविधान अलग है। जबकि भारत में देखने जाएंगे तो देयर इज ओनली सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही बंधारण है सबके लिए, संविधान सबके लिए सेम है। और दूसरी चीज़ बोली जाती है कि भाई अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बहुत सारे लॉयर्स थे, लीगल इल्यूमिनरीज थे, और इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड लंबी लंबी चीज़ें लिख ली है। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। आपको याद क्या रखना है, समझ में आ गया? ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको और कुछ याद नहीं रखना। नाउ लेट अस गो अ लिटिल बिट अहेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज मैच द फॉलोइंग। Now guys, this question is important because not just for ये मैच द लिस्ट के लिए, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करने के बाद बना गया है। जब भारत को आज़ादी मिली तब देश में तब दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको ऑलरेडी आज़ादी मिल चुकी थी, जिन्होंने ऑलरेडी ये मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम के लाइंस पे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना रखे थे। तो हमारे जो लीगल इल्यूमिनरीज थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ लिया, चकास लिया, और जो जो देश में से जो जो फीचर्स हमारे इंडिया के लिए अच्छे थे वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिए और मॉडिफाई भी कर लिए कभी कहीं जगहों पे। सो ये क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। मैं आपको सबसे पहले थोड़े यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा देती हूँ याद कैसे रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ना हमेशा बोलते हैं मैम ये चीज़ याद नहीं रहती कि कौन सी चीज़ कहाँ से है, तो कैसे याद रखें। ठीक है, बहुत सिंपल है और मैं बहुत सिंपल तरीके से सबको समझा दूंगी विथ लॉजिक या ट्रिक, या आप कुछ भी बोल लो। डन। सो सी सबसे पहले हमने बोला था कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसमें से ऑलमोस्ट 70% ऑफ द चीज़ें ली गई है। नाउ आपको ये याद रखना है कि एग्जिस्टिंग एक्ट जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। ओके, अब याद करते हैं, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, तो दिस इज नंबर 1 दैट यू हैव टू रिमेंबर, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि हो गया है। आपको ये भी याद होगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि 1935 में फेडरल स्कीम प्रपोज की गई थी, बट इट कुड नॉट कम इनटू एक्शन और इन प्रैक्टिस बिकॉज जो प्रिंसली स्टेट्स थे दे डिड नॉट अग्री टू इट। ठीक है, फिर ऑफिस ऑफ गवर्नर है ना, ऑफिस ऑफ गवर्नर भी जो है वो 1935 से लिया गया था। फिर हमारी जो जुडिशियल सिस्टम थी, ओके, वो भी हमने पढ़ा था 1935 से। जुडिशियल सिस्टम भी हमारी 1935 के एक्ट से ली गई है। पब्लिक सर्विस कमीशन, हम ये जो एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं वो भी 1935 से आया, याद रखिए।
और दूसरा इमरजेंसी प्रोविजंस, है ना। तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है 1935 की। सी इमरजेंसी प्रोविजंस क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे दे हैड टू रूल अस, है ना, इंडिया को रूल करना था। तो इसलिए इमरजेंसी प्रोविजंस रखना ज़रूरी था बिकॉज दे हैड टू रूल अ डिफरेंट कंट्री। अब देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया। तो अब देखिए जो ब्रॉड बेसिक फीचर्स हैं हमारे पॉलिटी के, वो मेजॉरिटी ऑफ द है ना वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे कमेंट चाहिए कि भाई ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो कौन से एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था। मिनी पार्लियामेंट कहाँ पर हमने देखा था। डन, आई वॉन्ट एवरी वन टू कमेंट, मैंने पढ़ाया हुआ है फर्स्ट क्लास में। फिर ये जो रूल ऑफ लॉ है ना, हमारा जो ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ का, वो भी हमने ब्रिटिशर्स से लिया है। देन हमारा जो कायदा, जो भी रूल्स बनते हैं, है ना, वो जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, वो भी हमने लिया है ब्रिटिशर्स से। फिर सिंगल सिटीजनशिप, आपको पता होगा कि भाई इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल आप यूपी में रहते हैं तो आपके पास यूपी का अलग से सिटीजनशिप है और इंडिया का भी है, नहीं। वी हैव सिंगल सिटीजनशिप बिकॉज हमारा एक ही कंट्री है, ये भी हमने यूके से लिया है। देन कैबिनेट सिस्टम, हम सबको पता है कि भाई कैबिनेट होता है ना, विच ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट कैबिनेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। देन रिट्स, ठीक है, रिट्स भी आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। उसके आगे देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट्स को, उनको कुछ स्पेशल विशेष अधिकार होते हैं, ओके, जो नॉर्मल सिटीजन्स को नहीं होते हैं। एंड बाइकेमरलिज्म, ओके, ये सारी चीजें हमने ली है ब्रिटिशर से। व्हाट इज बाइकेमरलिज्म? अपर हाउस प्लस लोअर हाउस, इसको बोलते हैं बाइकेमरलिज्म। सो सी मोटा मोटी बेसिकली अगर आप सोचने जाए तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम, प्रिविलेजेस, बाइकेमरलिज्म, ये सब हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ सी ये यूएस वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। यूएस की आप जो भी मूवीज देखते होंगे उसमें राइट्स ऑफ द सिटीजन, सिटीजन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप ये सोचिए जो भी फीचर्स है ना, जो भी फीचर्स सिटीजन्स को ज़्यादा एम्पावर करेंगे वो आते हैं यूएसए से फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो राइट्स हैं वो हमें एम्पावर करते हैं, यस, सो वो आए हैं यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, है ना, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकती है एंड जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों को चेक में रख सकती है। सो यस, इससे भी क्या होता है, पावर ऑफ द सिटीजन इंक्रीजेस। दूसरा जुडिशियल रिव्यू, सी अभी मैंने बता दिया आपको कि भाई डिसीजंस रिव्यू कर सकती है ना। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि भाई अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऐसा काम कर दिया कि इट इज़ इनअप्रोप्रिएट फॉर दिस पोस्ट, इफ ही उन्होंने अवहेलना कर दी कॉन्स्टिट्यूशन की, इफ ही डिसरिस्पेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इम्पीचमेंट भी हो सकता है। देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, ठीक है। सो लाइक प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट बोलते हैं, प्रोसेस सेम है, बट फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हम रिमूवल वर्ड यूज करेंगे। डन। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो भी हमने यूएसए से लिया है। सो आई होप दिस इज क्लियर। देन लेट अस गो टू आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है आपको याद रखने के लिए भी। यहाँ से हमने डीपीएसपी लिया है, वेलफेयर स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आया है। देन अनदर थिंग, राज्यसभा में जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, है ना, राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी कितने मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं। सी गाइज ये रिकॉर्डेड क्लास है, सो ऑल ऑफ यू विल हैव टू बी अ लिटिल बिट प्रोएक्टिव, है ना, थोड़े प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा आपको, रिवाइज खुद से करना पड़ेगा, मैं पूछूंगी उसके आंसर्स देना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस
कोर्स। और प्रेसिडेंट जो है उसका इलेक्शन कैसे करेंगे भाई, ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डन, वेरी इजी टू रिमेंबर, वेलफेयर स्टेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे करेंगे। सी नाउ साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो क्या आएगा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाएंगे वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा साथ में आएगा। सो साउथ अफ्रीका में ये आएगा, प्लस प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ट्रिक ये लगा सकते हैं आप कि भाई ये अफ्रीकन कंट्री है तो दे आर नॉट वेरी एडवांस, तो गलती कर लेंगे तो इनको अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। दिस इज अ वेरी स्टूपिड टिप, बट इससे एग्जाम में आप याद रखिएगा, फट 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 आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे चीज़ों को। डन गाइज। अब देखिए कनाडा है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका सेंटर स्ट्रांग है। क्या है, सेंटर स्ट्रांग है। तो हमने हमारा जो सिस्टम है कि भाई केंद्र के पास ज़्यादा सत्ताएं है, ज़्यादा शक्ति है, वो यहाँ से हमने बोरो किया है। फिर ये जो शेष सत्ताएं है, रेसिड्यूरी पावर्स जो है वो सेंटर के पास है, वो भी हमने कनाडा से बोरो किया है। सेंटर जो है स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंट करेगा एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो इसी जो चीज़ें सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाती है वो आई है कनाडा से। फिर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जहाँ पे भी सेंटर प्लस स्टेट साथ में मिलके प्यार से काम करेंगे वो आएगा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फॉर एग्जांपल कनकरेंट लिस्ट है ना, ऐसी लिस्ट जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं, लेजिस्लेटिव पावर रखते हैं, ये वाली जो लिस्ट है वो हमने अडॉप्ट की है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कोई भी स्टेट्स एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, प्लस इंडिविजुअल्स जो है वो भी ट्रेड कर सकते हैं, उनको फ्रीडम है। एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो अब देखिए जहाँ पे भी फ्रीडम वाली बात हो रही है, ठीक है, हार्मनी वाली बात है, वो सारी आएगी ऑस्ट्रेलिया से। नाउ जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में याद रखिए जब हिटलर थे तब उन्होंने क्या किया था, सस्पेंड कर दिए थे सबके फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो इमरजेंसी हमने लिया है 1935 से, बट इमरजेंसी के वक्त जो सस्पेंशन हो जाता है फंडामेंटल राइट्स का वो हमने लिया है जर्मनी से। आगे देखेंगे सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी रशिया है, वहां से क्या लिया गाइज। आप देखिए रशिया जो है या सोवियत यूनियन जो है, ओके, वो कैसा कंट्री है, एक सोशलिस्ट कंट्री है। तो सोशलिस्ट कंट्री जो है, सी फॉर एग्जांपल अगर कोई भी नया कंट्री बन रहा है और अगर उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सोशलिज्म या सोशलिस्ट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे वांट टू डू, तो सबसे पहले वो लोग क्या डिज़ाइन करेंगे और क्या अनाउंस करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज। बिकॉज दीज काइंड ऑफ कंट्रीज दे बिलीव दैट भाई सबको अपना काम ठीक से करना है एंड देन द स्टेट विल ब्रिंग अबाउट जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, और सबको इक्वली और फेयरली ट्रीट करेंगे एंड एवरीथिंग विल बी इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट्स। डन। सो प्रीएम्बल जो है अपना, है ना, उसके अंदर जो जस्टिस का आइडिया है, सोशल, इकोनॉमिक, एसईपी, पॉलिटिकल, डन। ये मैं आपको प्रीएम्बल के चैप्टर में बहुत अच्छे से याद करवा दूंगी, टेंशन मत लीजिए। सो ये हमने लिया है रशिया से। अब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, हम सबको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बेसिस क्या था, LEF, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना। सी ऐसे बहुत सारे गाइस शॉर्ट फॉर्म्स मैंने बनाए हुए हैं जो मैं आपको रटवा दूंगी, SEP, LEF, JLEF, बहुत सारे चीज़ें हैं, बट आपको ये कोर्स को रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो आई होप इट इज़ क्लियर।
अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि भाई ये फीचर्स है और ये कहाँ से बोरो किए गए हैं। सो सबसे पहले मैं जाऊंगी भाई फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। डी कहाँ से लिया है, ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से आए हैं, यूएसएसआर, हमने अभी डिस्कस किया। सो ये एक फिक्स हो गया कि डी तो 3 होने वाला है। डन। सो मैं देखूंगी क्या मेरा आंसर निकल के आ रहा है, D3। यस, देखिए द आंसर इज बी। आर यू श्योर आंसर इज बी? नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक है, टाइपो मिस्टेक है। डी जो है उसमें भी थर्ड ऑप्शन है, ये ए में 2 है। सो अब अपने पास इन दोनों में से एक ऑप्शन निकालना है, ये दोनों गलत हो गए। सो हमेशा, सी दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, हमेशा जब भी मैच द लिस्ट है एक ही चीज़ को लेके आंसर टिक मत कर दीजिए, 2-4 चीज़ें और देखिए। नाउ बी में देखेंगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ से लिया था, ये तो भाई ऑस्ट्रेलिया से लिया था, मुझे तो सामने वाली लिस्ट भी नहीं देखनी। सो बी शुड बी 1, तो B1 एंड D3, B1 एंड D3 कहाँ पे है, 1 में है, यहाँ पे तो 2 दिया गया है। डन। अब देखिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया, जापानीज, लास्ट में हमने देखा। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर गाइज? सी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको ये जो फीचर है ना वो रटने नहीं पड़ेंगे, आपको ये फीचर देख के ही, इसका कॉन्सेप्ट देख के ही समझ में आ जाएगा कौन सी कंट्री से लिया गया है। अब देखते हैं which of the following matters is or are dealt by the third schedule of the constitution। गाइस कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि भाई ये कितने शेड्यूल्स हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। इनिशियली कितने शेड्यूल्स थे, वी वर ऑपरेटिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और इनैक्ट हुआ तब 8 शेड्यूल्स थे। विद द फर्स्ट अमेंडमेंट 9th शेड्यूल आया हमारे पास, और 9th शेड्यूल कंटेन्स एक्ट्स एंड लॉज जो जुडिशियल रिव्यू से परे हैं। बट 1973 में देर वॉज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, आपको लिखना है कौन सा जजमेंट, एंड दैट जजमेंट ब्रॉट ऑल द लॉज made after that judgment under the purview of judicial review। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट से देखते हैं। नाउ कई स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है ये सब याद रखने के लिए, तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छी एक छोटी सी स्टोरी बनाई है ना। मान लो आपने कोई बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी, बहुत बड़ा फार्म खरीदा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे यार, नाम वाम लगाओगे और आप एक बॉर्डर बना लोगे कि भाई इतनी मेरी ज़मीन है। डन। सो फर्स्ट शेड्यूल में क्या आएगा, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट। डन, वेरी सिंपल। फिर अब क्या करोगे आप लोग, अब यार ये जमीन चलाने के लिए बंदे रखने पड़ेंगे, तो जो बंदे है ना, आप पेपर वेपर में ऐड दोगे, से टेलीग्राम में ऐड दोगे, तो क्या लिखोगे कि भाई क्या सैलरी मिलेगी, क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, क्या अलाउंसेस मिलेंगे काम करने के लिए, उसके प्रोविजंस आप पब्लिश करोगे। नंबर 2, उसके बाद बंदे सिलेक्ट हो गए तो जो बंदे हैं उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशंस के भाई काम क्या करना है। डन। एंड फिर फोर्थ शेड्यूल, बंदे रखे हैं तो यू विल गिव देम सीट्स। फोर्थ शेड्यूल में अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सिंपल, वेरी सिंपल। अब आप मिस्टेक करके दिखाओ ये फर्स्ट 4 शेड्यूल्स में, मैं मानूँ तो। डन, आगे देखते। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब याद रखिए वी ऑल हैव हैंड्स, राइट। सो जो 5 फिंगर्स होती है अपनी, क्या डिनोट करती है, यूनिटी, एंड इट डिनोट्स कि आपने सबको साथ में रख लिया। सो इमेजिन 4 फिंगर्स है, वो तो ऑलमोस्ट पेरिटी पे है, विच मीन्स डिफरेंट स्टेट्स, बट ये एक थंब है, उसको आप सोच लो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब है। तो
इन लोगों के लिए प्रोविजंस बनाने हैं, सो इनको साथ में रखना है. दैट इज हाउ माई स्टूडेंट्स लव टू रिमेंबर इट एंड आई होप यू ऑल गाइज ऑल्सो लाइक इट. नाउ सीधा फिफ्थ के बाद क्या आएगा? AMTM. दिस इज हाउ आई रिमेंबर इट. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस बनाए गए हैं शेड्यूल 6 में. नाउ द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम याद कैसे रखें कि ये ए से आसामी आएगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं आएगा. मैं हमेशा सिली सिली ट्रिक्स बनाती रहती हूँ. सो आई हैव मेड अ ट्रिक. मेघा आसाम से त्रिपुरा एंड देन त्रिपुरा गई and she had a miso bowl to eat. राइट, तो आपका मेघालय आ गया, आसाम आ गया, त्रिपुरा आ गया और ये मिजो बोल से मिजोरम भी आ गया. ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स आप खुद भी बना सकते हैं अपनी लाइफ से. नाउ 7 शेड्यूल किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको याद होना चाहिए कि इसमें लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं. 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, यूनियन, स्टेट्स एंड कंकरेंट लिस्ट. 8th शेड्यूल इज अबाउट लैंग्वेजेस. पहले 14 थी, अब 22 है. 9th शेड्यूल जो है वो हमने बोल दिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल बनाया गया था. डन. नाउ लेट अस सी 10th. ओके, 10th स्केड्यूल देखते हैं. 10th स्केड्यूल में ये आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से. इसके अंदर गाइस उस टाइम पे क्या चलता था कि 1985 की बात है ये. मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट इवन हैव बीन बॉर्न. इस टाइम पे ऐसा चलता था कि जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करते थे, वो पार्टीज चेंज करते रहते थे, है ना, फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट. एंड देयर वाज वन पर्सन, वो आया राम गया राम वाला वो एक डायलॉग चलता है कि भाई आया राम गया राम टाइप्स, कि आज आप एक पार्टी में हो, कल दूसरी पार्टी में चले गए. तो टू अवॉइड दिस एंड टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये एक अमेंडमेंट लाया गया. और इसके अंतर्गत देयर वर रूल्स मेड कि भाई अगर कोई बंदा अपनी पार्टी से डिफ्लेक्ट करके अलग पार्टी में जा रहा है तो उसकी ना मेंबरशिप ही चली जाएगी और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा पार्लियामेंट से. इसमें ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस एंड अदर थिंग्स, और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे सीरीज में आगे वाले पार्ट में. अब 11th और 12th शेड्यूल सबको पता होना चाहिए. 11th इज पंचायत एंड 12th इज म्यूनिसिपैलिटीज. ये आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट से एंड दिस वाज 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992. डन. वेरी सिंपल. अब आप मुझे बताइए 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, याद करते हैं. पहले तो ज़मीन रखेंगे, फिर क्या करेंगे, सैलरी कितनी देंगे और क्या बेनिफिट मिलेगा, ये होगा. 3rd स्केड्यूल में क्या था, ओथ एंड एफर्मेशंस वाली बात थी. कहाँ है भाई मेरा ओथ एंड एफर्मेशंस? और कोई बात थी? नहीं थी. सो व्हाट इज योर आंसर? 4 ओनली. अब चलिए और ऑप्शंस देख लेते हैं और कौन से स्केड्यूल में आते हैं वो हाईलाइट कर लेते हैं. एलोकेशन ऑफ सीट्स 4th स्केड्यूल है ना, 4th शेड्यूल. आगे जाएंगे. प्रोविजंस फॉर इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर, ये तो आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आएगा. प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रिविलेजेस ऑफ डिग्नेटरीज. डिग्नेटरीज की बात हुई थी क्या? नहीं. सो व्हाई डज दिस कम हियर? कहाँ पे आएगा? ये 2nd शेड्यूल के इश्यूज के अंदर आप गिन सकते हैं कि भी प्रेसिडेंट का और सबका इंक्लूड हो जाएगा. एंड 5th वन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, 10th शेड्यूल. डन. सो हमने मोटा मोटी पूरा याद कर लिया थ्रू जस्ट 1 MCQ, और आपको पता भी चल गया क्या पूछा है, कैसे पूछा है. आगे चलते हैं. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. नॉट जस्ट एट अ फेडरल लेवल but also at state level the constitution established a parliamentary system. Which of the following is or are the most prominent elements of Indian parliamentary government? Guys, ये पढ़ने से पहले हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भाई इंडिया जो है ना, हमारी
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट तो है, बट इससे पहले हमें ये याद रखना है कि भाई वी आर अ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब जब आप डेमोक्रेसी की बात करोगे तो इसका क्या स्लोगन है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। डन। सी, पहले के ज़माने में जब पॉपुलेशन कम होती थी, स्टेट्स जो थे वो छोटे होते थे, तो एक फॉर्म चलता था डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। इसमें क्या होता था कि भाई एक बड़ा सा मैदान है, वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए। आपने वो 300 वाला मूवी देखा होगा तो शायद आपको पता होगा। और यहाँ पे क्या रूल बनाना है इसके लिए बंदा क्वेश्चन करेगा, और ये जो सिटीजन्स है वो अपना हाथ उठाएंगे नहीं उठाएंगे, कंसेंट देंगे नहीं देंगे, और दे विल डायरेक्टली चूज कि भाई उनको क्या करना है। नाउ अगर इंडिया की बात करें तो यार हमारे पास है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, 140 करोड़ पीपल। डू यू थिंक एक साथ मिलके कोई डिसीजन ले सकते हैं? नहीं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो इसमें क्या होता है, वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। हम हमारे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, और जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या करेंगे, वो एक मीटिंग में बैठेंगे। यू नो देयर इज अ बॉडी दैट इज फॉर्म्ड, उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, एंड दे विल टेक डिसीजन ऑन अवर बिहाफ। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम चुनाव करते हैं लोगों का, और जो चुने गए हैं लोग वो हम सबके, है ना, बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। दैट इज हाउ आवर डेमोक्रेसी वर्क्स। और जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ डिसीजन मेकिंग का काम होता है उसे पार्लियामेंट बोलते हैं, राइट। नाउ हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके क्या फीचर्स हैं? डन, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई जो अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके फीचर्स क्या है। सबसे पहले कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया है हमने, यस। बट जैसे मैंने बोला था आपको कि अलग अलग जगह के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग फीचर्स लिए गए, और इनको हमारे कंट्री को सूट कर पाए वैसे थोड़े मोल्ड किए गए। डन, चलिए देखते हैं। सो लेट अस सी कि क्या फीचर्स हैं हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। सबसे पहले एक नॉमिनल हेड होते हैं प्लस एक रियल हेड होंगे। रियल हेड मतलब हम सबको पता है पीएम जो है ही मेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस, एंड नॉमिनल हेड वुड बी द प्रेसिडेंट, दैट ही इज द हेड ऑन पेपर। उनके सिग्नेचर्स जाएंगे हर एक बिल को पास करने में, हर एक एक्ट को बनाने में, बट द रियल डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विद द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट and PM is the head of the government. सेकेंड क्या फीचर है? मेजोरिटी पार्टी रूल। जो भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसने सबसे ज्यादा सीट सिक्योर की है उसका रूल होगा। थर्ड आई वुड से क्या होगा? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, अब ये दो शब्द हम समझते हैं। लेजिस्लेचर ये क्या है? ये एक बॉडी है जो रूल्स बनाती है, जो एक्ट्स बनाती है ना। और अभी एग्जीक्यूटिव वर्ड यूज किया। एग्जीक्यूटिव कौन है? ये जो है दे आर हैविंग बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मिनिस्टर्स है उनको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलेंगे। सो दे विल लुक इनटू, है ना, द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट्स, रूल्स, इम्प्लीमेंटेशन, एंड पार्लियामेंट में वोटिंग होगी और एक्ट पास होगा। ओके, तो जो ये मिनिस्टर्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर गवर्नमेंट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, है ना, कुछ ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है? दीज गाइज द लेजिस्लेटर कैन पास अ मोशन, ठीक है, कि भाई वी डोंट ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट। और अगर ये मोशन पास हो गया तो द मिनिस्टर्स, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल हैव टू resign. Now you will have to tell me in the comment box what is the name of this motion. Done? चलिए थोड़ा सा
मैं इसको इरेज कर लेती हूँ और दूसरे फीचर्स देखते हैं. सो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसे? लेजिस्लेचर्स को, मतलब कि पार्लियामेंट को. फिर फोर्थ, जो मिनिस्टर्स है, जो एग्जीक्यूटिव्स है ना, वो भी मेंबर्स है पार्लियामेंट के. ओके, सो ड्यूअल मेंबरशिप बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं कि एक बंदा है जो मिनिस्टर है, वो लेजिस्लेटर का भी पार्ट है और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है. देन लीडरशिप किसकी है भाई? नमो, अभी तो चल रहा है नमो की लीडरशिप के अंदर, और स्टेट्स में सीएम का लीडरशिप रहता है. और दूसरा एक फीचर ये है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, है ना. लोअर हाउस जो है, इट इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, टाइम टू टाइम इट कैन बी डिसॉल्व्ड. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या है. सोवर्निटी ऑफ द पार्लियामेंट, गाइस ये मैं आपको समझाती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्वेश्चन मार्क रखते हैं यहाँ पे, है ना. सेकेंड थिंग, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, यस ये तो हमने अभी पढ़ा. तो जहां जहां पे भी 2 आ रहा है वो सही होने के चांसेस है, तो सी तो हम पहले से ही कैंसिल कर लेंगे. डन. मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, यस ये भी हमने देखा. तो 2 और 3 साथ में आने चाहिए, सो इस हिसाब से ए भी कैंसिल हो गया. प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो 4, सो नाउ 4 करेक्ट है ही है, उस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. हमको फिफ्थ देखना है, फिफ्थ करेक्ट है कि नहीं, और इसके हिसाब से हम चूज करेंगे कि भी आंसर क्या आना चाहिए. रिजोल्यूशन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री डिस्प्यूट्स बाय जुडिशियरी, यार ये तो अपना फीचर बोल नहीं सकते. व्हाट डू यू से, डू यू थिंक इट्स वन ऑफ द फीचर्स? डिड वी डिस्कस दैट? नो. सो दिस इज नॉट अ फीचर, ये एक प्रैक्टिस है, बट ये किस प्रिंसिपल के अंदर फॉल इन करती है मैं आपको समझाती हूँ आगे वाले क्वेश्चन में. सो वी हैव रीच्ड अवर आंसर, दैट इज बी. सो गाइज आई फील कि वो ABCD वाले आते हैं ना, इससे अच्छे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है. अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं भी पता तो भी आप क्विकली आंसर को रीच कर सकते हैं. नाउ ये सोवर्निटी ऑफ द पार्लियामेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं, 20 सेकेंड्स. सोवर्निटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है. इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन, ठीक है. ब्रिटिश सिस्टम जो है ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसमें पार्लियामेंट इज सोवरेन. पार्लियामेंट ने अगर कोई एक्ट बना लिया, ओके, तो जुडिशियरी के पास कोई रोल नहीं रहता कि उस एक्ट को रिव्यू करे या उसको कैंसिल करे, अबॉलिश करे. बट इंडिया जो है, हियर वी हैव अ सिस्टम ऑफ, वी डोंट हैव सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, but in case we have a synthesis, we have a synthesis of parliamentary sovereignty plus judicial supremacy. तो ये जुडिशियल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट आता है यूएसए से, और ये पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का आता है ब्रिटेन से. एंड वी हैव अ सिंथेसिस ऑफ दीज 2 सिस्टम्स. डन, आ गई बात समझ में. नाउ लेट अस गो अहेड. एक और शब्द हम पढ़ेंगे, है ना, फेडरल लेवल. ये फेडरल क्या होता है? ओके, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज रिगार्डिंग दिस फेडरल वर्ड, ठीक है. नाउ हाउ कैन वी से दैट अ कंट्री इज फेडरल, और कौन से टाइप का? जैसे हमने वो मोनार्की और रिपब्लिक का डिफरेंस देखा, वैसे हम इसका भी देखते हैं, ठीक है. सो एट how many levels the power is divided, है ना. how many levels, कितने levels पे power का division होता है, that defines the government into 2 types. The first one is unitary and the other word is federal, ठीक है. अब ये यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि ओनली 1 लेवल पे पावर होता है लोगों के पास. से फॉर एग्जाम्पल यूके, आपने यूनाइटेड किंगडम में देखा है कि भाई एक ही पार्लियामेंट है ना. उसमें अलग अलग स्टेट्स है, बट स्टेट्स हैव नो पावर, ओनली द सेंटर डिसाइड्स. जबकि फेडरल में क्या होता है
यूएसए इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है, स्टेट्स ऑल्सो हैव द पावर टू मेक रूल्स। वहाँ पे तो स्टेट के, हर एक स्टेट के लॉज भी अलग होते हैं, है ना। एंड द यूनियन ऑल्सो हैज़ द पावर। तो आपको समझ में आया कि भाई जो भी सत्ता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितने लेवल पे मिल रहा है। तो अगर इंडिया की बात करें, है ना, तो हमारी त्रिस्तरीय सरकार, गवर्नेंस फेडरेशन है। कैसे त्रिस्तरीय, 3 लेवल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में से ही सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज जैसे कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, दे ड्रॉ पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कैन आई से कि फेडरेशन जो है ये एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कि केंद्र के हाथ में सारी सत्ताएं ना चली जाए उसका काम करता है। तो कैन आई से कि फेडरल फीचर्स की जब बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिए यहाँ पे सब। फेडरल फीचर्स की बात करें तो जो फीचर्स है ना, सेंटर के पावर कम करके स्टेट्स को ज़्यादा पावर देंगे या स्टेट्स के पावर का प्रोटेक्शन करेंगे, इसको हम गिन सकते हैं फेडरल फीचर्स में। यस। तो चलिए फटाफट से रनिंग नोट्स बना लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आएगी फेडरेशन की। सबसे पहले 2 गवर्नमेंट सिस्टम, सेंटर में भी गवर्नमेंट होती है प्लस स्टेट्स में भी गवर्नमेंट होती है ना। ओके। देन बाइकेमरलिज्म, कि भाई अपर हाउस में, राज्यसभा में स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है एंड लोअर हाउस में, अपर हाउस एंड लोअर हाउस में डायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। थर्ड, कैन आई से डिविजन ऑफ पावर, शेड्यूल 7 है ना, इसमें स्टेट लिस्ट दी गई है अलग से, विच मीन्स कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर रूल्स बनाने के लिए सेंटर इज नॉट फ्री, बना सकते हैं बट वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, वो हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। फोर्थ, अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे मिलता है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखित है। ठीक है, अगर आप यूके की बात करोगे, देयर इज नो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट में जो भी एक्ट बना वो एक फाइल में चला जाएगा एंड इट विल बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ का जो पार्लियामेंट है इट इज़ वेरी फ्री टू मेक रूल्स, वेर इन इंडिया का जो पार्लियामेंट है सोवरेन क्यों नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रूल्स बना सकते हैं। अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ बनाया रूल या कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अगेंस्ट या उससे थोड़ा भी डिफ्लेक्ट हुए तो जुडिशियरी टैप कर लेगी बीच में और जो भी एक्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर लेंगी, जबकि यूके में ये नहीं होता। डन। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या होता है, सेंटर जो है उसके पावर्स के ऊपर एक लिमिट लगा सकते हैं, प्लस लिखा हुआ है कि भाई स्टेट्स के क्या क्या पावर्स हैं। फिफ्थ, आई विल से हमारा जो पूरा पॉलिटी चलता है वो सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है। देर इज नथिंग एल्स दैट गोज अबोव द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रिंसिपल पे हमारा पूरा पॉलिटी चलता है। देन आई कैन से rigidity of the constitution. Now when I say rigidity of the constitution, what do I mean by rigidity of the constitution? Okay, I'll just erase it and explain you. Rigidity talks in terms of amendment of the constitution, कि अगर हमारे संविधान में कोई चेंजेस करने हैं तो कैसे कर पाएंगे। एक होता है फ्लेक्सिबल, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो पार्लियामेंट, संसद है, वो खुद से सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर लेगी। ये भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसको रिजिड बोलते हैं, जिसको चेंज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से भी पास करवाना पड़ेगा बिल, और 50% ऑफ द स्टेट्स, मिनिमम 50% ऑफ द स्टेट्स विल हैव टू पास द बिल इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग इट। तो रिजिडिटी ऑफ द गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, राइट। सो आई होप सबके दिमाग में ये चीज़ की क्लैरिटी हो गई है कि भाई जो भी फीचर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट करेगा, से फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये भी एक फेडरल फीचर हो जाएगा। इन सबको हम बोलेंगे फेडरल फीचर्स। डन एवरीवन।
उसका ऑपोजिट है यूनिटरी। जो जो फीचर्स सेंटर को ज्यादा पावर देंगे, सी फॉर एग्जाम्पल ये जो रेसिड्यूअल पावर्स है, शेष सत्ताएं, वो है सेंटर के हाथ में, तो ये आएगा यूनिटरी, है ना। फिर हम बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यार यूएसए में तो स्टेट्स के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास नहीं है, सिर्फ केंद्र के पास है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। स्ट्रॉन्ग सेंटर, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, इमरजेंसी प्रोविजंस, जो जो चीजें सेंटर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है वो यूनिटरी में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट फेडरल पॉलिटी ऑफ इंडिया। डन। अब नया भी एक और कॉन्सेप्ट दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे। द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। ऑल स्टेट्स हैव लीगल अथॉरिटी टू विड्रॉ फ्रॉम द यूनियन थ्रू लेजिस्लेशन। रिजिडिटी इज अ फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं गाइस, हमारा जो कंट्री है उसको हम फेडरेशन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब अगर देखने जाए तो दो तरीके से स्टेट्स बनते हैं। एक फर्स्ट तरीका इज व्हाट, कि पावरफुल स्टेट्स है, राइट, या स्टेट्स है, कुछ भी बोल दो, दे कम टुगेदर और बोलते हैं कि भाई हम एक यूनियन बनाते हैं। सो यूएसए जो है उसके जो 50 स्टेट्स है, दे हैव कम टुगेदर लाइक दिस। ओके, वो अपनी सहमति से एक अग्रीमेंट साइन करके एक साथ जुड़ेंगे, उसको बोलेंगे फेडरेशन। सेकंड एक सिचुएशन ऐसा होता है कि एक टेरिटरी बड़ा है और उसको XYZ रीजंस के लिए इंटरनली बाइफरकेट किया गया, say for administrative purpose, for legislative purpose, whatever purposes। तो इस चक्कर में क्या होता है, दिस वी कॉल्ड अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अपना इंडिया जो है वो इस स्ट्रक्चर से बना हुआ है। सो जो फेडरेशन है यहाँ पे तो वो लोग पहले से ही अलग अलग स्टेट्स थे, है ना, और फिर उन्होंने डिसाइड किया, तो यहाँ पे उनको राइट होगा, लीगल राइट, कि अगर यूएसए का कोई स्टेट है उसको यूएसए का पार्ट नहीं रहना तो इट कैन लीव द फेडरेशन। जबकि इंडिया में क्या है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनीवन टू लीव। सो इंडिया इज ऑफन कॉल्ड एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, कि इंटरनली और भी डिविजन्स आप कर लो, कोई इश्यू नहीं है, बट ये जो मेरा बाउंड्री है डिमार्केटेड वो चेंज नहीं होगा, उसमें से कोई भी चीज कम नहीं होगी। सो लेट अस सी क्या लिखा है, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। नहीं, ये तो यूएसए वाली बात कर ली। ऑल स्टेट्स हैव द लीगल अथॉरिटी टू विड्रॉ फ्रॉम द यूनियन थ्रू लेजिस्लेचर। अरे ये भी नहीं है, तो 1 और 2 जहां जहां है वो कैंसिल कर लूंगी, तो मेरा आंसर आ गया डन। आगे चलते हैं। India's constitution outlines a federal government framework. It has all typical characteristics of a federation. Which of the following depicts those characteristics? ये भी हमने देखा है, चलिए देखते हैं। Division of powers, big yes. Flexibility of the constitution, अरे नहीं, ये तो यूनिटरी वाला फीचर था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर आ गया अपना, देखते हैं कैसे। जहां जहां भी 2 है वो ऑप्शंस गलत है, सो अवर आंसर इज सी। बट चलिए देखते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यस। ऑल इंडिया सर्विसेज, क्या ये तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी हो गई कि भाई यूनियन ने जिन लोगों को अपॉइंट किया है वो जाके स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स बनेंगे, तो कैंसल। आगे चलते हैं। सी फिर से अपना मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ गया, देखते हैं फटाफट से। पब्लिक सर्विस कमीशन, याद कीजिए पब्लिक सर्विस कमीशन, हम जो एग्जाम दे रहे हैं 1935 से, मैंने बोला था आपको। सो एक चीज फिक्स हो गई, क्या फिक्स हो गई, कि भाई ए जो है वो 4 से लगेगा। अब मैंने आपको बोला था इसके आगे भी हमने देखा है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें देखना रहेगा कि भाई सारी चीजें मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, सो चलिए लेट अस सी। रिट्स कहाँ से लिए हमने, ब्रिटिश, सो बी इज 2। ओके, देन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से आएगा, क्विकली 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 टेल मी।
सो पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ से लिया? 1935. 4. 2. अब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से ली है हमने? यूएसए से ली है. यूएस क्या है? 1 है यहाँ पे. और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कौन सा बचेगा? आयरिश. इसके साथ हमने क्या देखा था? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. सो दिस इज 3. सो 4 2 1 3. 4 2 1 3. सो बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन. सी गाइस, जब आप थोड़ा सा भी ये सारी चीज़ों को कंसेप्चुअली पढ़ लोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे. चलिए अब देखते हैं. सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज such as Election Commission of India are established by Indian Constitution. Yes. How will they be able to maintain their independence from the government? Guys, very easy question. ठीक है, किसी भी बॉडी का इंडिपेंडेंस हम कैसे सुनिश्चित करेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो कैन आई से कि भाई मुझे इंडिपेंडेंटली मैं काम कब कर पाऊंगी? जब मेरे पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा कि XYZ टाइम के लिए मुझे काम करना है, अगर मैं कुछ भी करूँ मुझे कोई निकाल नहीं सकता, तो मैं इंडिपेंडेंटली काम कर पाऊंगी. सेकेंड, फिक्स्ड टर्म्स ऑफ सर्विस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने किसी के अगेंस्ट में कुछ काम कर लिया, रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में, और मेरे टर्म्स ऑफ सर्विस जो है वो बहुत ही पुअर करती है. ठीक है. दूसरा, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं इन बॉडीज के, दे आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नाउ गाइज, ये एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो सारे जाते थे तो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही. बट देर आर 2 टाइप्स, चार्ज्ड अपॉन एंड द अनदर टाइप इज वोटेड अपॉन. सो व्हेन आई से वोटेड अपॉन, तो क्या होता है यहाँ पे, ये एक्सपेंसेस करने के लिए पार्लियामेंट में वोट होता है. सो मे बी द रूलिंग पार्टी कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ दिस बॉडी, तो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी. तो नहीं, ये वाला नहीं आएगा. चार्ज्ड अपॉन कि भाई वोट के अधीन नहीं है ये वाले एक्सपेंसेस. डन. और ये सारी जो चीज़ें हैं ये कोई बॉडी को इंडिपेंडेंट बना सकती है. अब देखते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू अपॉइंट और रिमूव द चेयरमैन ऑफ दिस बॉडीज. अरे नहीं यार, कैग है, सीईसी है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी है, इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. सो ये वाला गलत हो गया, अपना बी निकाल देते हैं. These bodies are financed from Consolidated Fund of India. Yes. These bodies are not legal entities. Of course they are legal entities. आप केस कर सकते हो यूपीएससी के अगेंस्ट, जीपीएससी के अगेंस्ट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी. सो ये भी गलत हो गया. तो भाई थर्ड जहाँ है वो भी गलत कर लेते हैं. तो विदाउट एनी इश्यूज हमारा आंसर आ गया डी, 2 ओनली. डन. So this is it for today. Guys, I hope you found this session very informative and helpful for your preparations. We are coming up with a foundation course जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे डिटेल में, सीक्वेंस में हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है. So guys, if you like this video, found it helpful, please like it, share it and subscribe to our channel for any upcoming updates. We are coming up with lots of surprise courses for you. We are working hard day and night. So guys, please like the video, share the video, subscribe the video. Thank you.